हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक शिक्षाओं कक्षाओं के विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। और उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। उसके बाद है, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार कीजिए। उसके बाद है, डाकिया के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना आपको क्या होगा। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो देखिए, ये तो होगा नहीं, संचार पढ़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं। उसके बाद विद्यार्थियों को सूचना से जोड़कर उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद है, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, ये हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद है, डाकिया के कार्य के अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए, ये भी हो जाएगा। तो सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया हुआ था, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। उसके बाद है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। उसके बाद है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है आपको, राइट आंसर कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, तो सेम बैकग्राउंड का तो सब बच्चा रहेगा नहीं, तो इसका अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सब बच्चा का अलग अलग होगा। उसके बाद है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण साधन है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका 2 नंबर का 2 नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो पहला ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। उसके बाद है, विद्यार्थियों को पक्षी होगा यहाँ पे, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। उसके बाद है, स्थानीय पक्षियों उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। उसके बाद है, पक्षियों पर वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय पक्षियों
उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी ने कहा, आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है तुलना, तीसरा ऑप्शन है निर्णयन और चौथा ऑप्शन है कल्पना। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन, तो अवलोकन तो करेगा ही। उसके बाद बता रहा है आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। उसके बाद तुलना भी करेगा, कंपेरिजन करेगा, तभी ना पता चलेगा आम का पेड़ है। उसके बाद है निर्णय, तो निर्णय तो गलत हो जाएगा, निर्णय क्या लेगा। उसके बाद है कल्पना, तो कल्पना तो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, A, B एंड D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में विषय स्तर शिक्षण करते हुए शिक्षार्थियों ने एक ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधन जैसे कुआं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकने और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। उसके बाद है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानताओं के मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे। और उसके बाद है उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकने और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ये गलत हो जाएगा, साझा करेगा तभी न पता चलेगा। उसके बाद है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, ये भी सही हो जाएगा। ये आप बोल सकते हैं निबंध लिखो जल पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACD। तो ACD किस में है? ऑप्शन 3 में आपका ACD। तो राइट आंसर ACD हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास। उसके बाद है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास। उसके बाद है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। और चौथा ऑप्शन है विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। उसके बाद है यहाँ तक कि 3 माह के बच्चे के वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये तो सही है। उसके बाद है इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो इसमें जो है नर तो नहीं होगा, मादा हाथी होगा। मादा हाथी के साथ जो है उनका बच्चा घूमता है। इसका बच्चा जो घूमता है तो इसका बच्चा में मेल फीमेल दोनों हो जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो जाएगा। उसके बाद मेल में जो होगा 14-15 साल के बाद जो है 14-15 साल मतलब बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये झुंड से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब झुंड में नहीं चलेगा। तो इसमें मादा हाथी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जो है आपका नर हाथी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें आपका देखिए
इसके शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते, तो ऐसा बात नहीं है। ये 4 से 5 घंटा ये भी रेस्ट करता है, तो अत्यधिक आराम तो नहीं करता है, तो ये होगा नहीं। यहाँ तक कि 3 माह के बच्चे 200 किलोग्राम होता है, ये सही है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, ये भी सही हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 4। ये याद रखिएगा, इसका 200 केजी 3 माह तक इसका बच्चा का वजन 200 केजी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और इन्हें कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना बहुत पसंद है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वय्यम, दूसरा ऑप्शन है मोडीयेट्टू, उसके बाद है वेलाकाली, उसके बाद है कलडिप्यट्टू। तो इसका राइट आंसर बताना है कि केरल के उच्च स्तर के वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलडिप्यट्टू। कलडिप्यट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? तो जल से जो है कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं, ये आपको बताना है। दूध को तो जल मतलब कपड़े से नहीं छान पाइएगा। उसके बाद नमक भी अगर पानी में मिल जाएगा तो उसको भी नहीं छान पाइएगा। उसके बाद है नमक चीनी, तो नमक और चीनी भी अगर पानी में मिला दीजिएगा तो उसको कपड़ा से छानना मतलब नहीं छान पाइएगा, वो काहे कि मिल जाएगा उसमें। उसके बाद है हल्दी पाउडर तेल, तो हल्दी पाउडर तेल को भी हम नहीं छान पाएंगे। उसके बाद है चौक पाउडर और रेत, तो चौक पाउडर और रेत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौक को पाउडर और रेत को जो है आसानी से अगर पानी में हम मिला देंगे और वो कोई कपड़ा से मतलब अगर छानेंगे तो वो छना जाएगा। चौक भी छना जाएगा आपका, रेत भी छना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डोसा, पुलाव, खीर, उसके बाद है चपाती, दाल, सलाद, उसके बाद हलवा, बिरयानी, जेली, उसके बाद है अचार, इडली, हलवा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि मतलब कौन सा होगा। जैसे आपका चपाती हो गया आटा का बनेगा, दाल तो दाल ही है, सलाद जो है आपका खीरा से बनेगा। उसके बाद है हलवा, बिरयानी, जेली, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद है अचार, इडली, अचार तो आपका आम का बनेगा और अलग अलग चीज़ का बनता है। उसके बाद इडली, हलवा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डोसा, पुलाव, खीर हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका चावल से बनता है। तो एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बनेगा कौन? डोसा, पुलाव, खीर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डोसा, पुलाव, खीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाती है दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है दृढ़ निश्चय, दूसरा ऑप्शन है कमल के फूल, तीसरा ऑप्शन है फूल तोड़ना, और चौथा ऑप्शन है दृढ़ता। तो मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाती है दर्शाती है, तो यह क्या दर्शाएगा? कमल का फूल दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का फूल। तो इसका राइट आंसर कमल का फूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता या रक्त अल्पता इसी को बोला जाता है, रक्तहीनता की पहचान की गई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? तो पहला ऑप्शन है चुकंदर का रस तथा पालक, उसके बाद है अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, उसके बाद है नींबू पानी तथा जेली, उसके बाद है खीरा तथा टमाटर सूप। तो एक व्यक्ति है जिसमें रक्तहीनता या रक्त अल्पता इसी को बोला जाता है कि पहचान की गई है, तो उसको क्या खाने की सलाह दिया जाना चाहिए? तो रक्तहीनता किसके कारण होता है? लोहा के कारण होता है। लोहा के तो एफ ही। तो लोहा की कमी के कारण रक्तहीनता होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रक्तहीनता तो इसमें लोहा किस में पाया जाएगा? आपका चुकंदर का रस और पालक में पाया जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुकंदर का रस और तथा पालक। तो इसमें आपका लोहा पाया जाता है, जिसके कारण ये सलाद दिया जाना चाहिए उसको खाने पीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपका फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। उसके बाद है भोजन को देर तक पकाना चाहिए, तो इसमें तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा। फलों और सब्जी को काटने के बाद धोइएगा तो उसमें विटामिन बी और सी जो है पानी के साथ
निकल जाएगा। उसके बाद है चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना चाहिए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद है चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों में रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। उसके बाद है उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है। उसके बाद है प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। उसके बाद है प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। तो ये बताना है कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जा सकती है, मतलब कब जल का कमी कहेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि सभी घरों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, काहे कि रोज़ पानी मिल ही रहा है तो उसको कमी कैसे कहेंगे। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, तो वहाँ भी तो पानी उसको मिल ही रहा है, तो कमी तो नहीं होगा, ये भी कमी नहीं होगा, वहाँ उसको भी पानी पहुँच रहा है। उसके बाद है प्राप्त होने वाले पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काहे कि प्राप्त होने वाला पानी जो है खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, तो कमी वहीं पे होगा ना। उसके बाद है प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम करते हैं, तो वहाँ भी तो मान के चलिए अवेलेबल है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पानी का कमी पूछ रहा है, तो इसलिए जहाँ पे मतलब खाना पकाने के लिए पानी असुरक्षित रहेगा तो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, काहे कि वहाँ पे पानी का कमी होगा, इसलिए वहाँ पे असुरक्षित पानी पहुँचाया जाता है पीने और खाना पकाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बार्ब्स, दूसरा ऑप्शन है रेचिस, तीसरा ऑप्शन है किल और चौथा ऑप्शन है केलेमस। तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम वाला भाग क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग जो होता है बार्ब्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्ब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे, तो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः कौन सा लक्षण होंगे ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बुखार के साथ खांसी व जुखाम, उसके बाद है दस्त और बुखार, उसके बाद ठंड लगना और बुखार, उसके बाद त्वचा पर फफोले तथा बुखार। तो मलेरिया से जो ग्रस्त व्यक्ति है उसमें क्या लक्षण दिखेगा ये आपको बताना है। तो अगर मलेरिया से ग्रस्त है तो उस आदमी को आपको ठंड लगेगा और उसके बाद फीवर आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछता है कि किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम वो अथी का नाम है प्रोटोजोआ का, और जो है ये मादा मच्छर के काटने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहक हो जाएगा इसका मादा मच्छर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, उसके बाद है यात्रा के माध्यम का चयन, उसके बाद है चर्चा के अवसर सृजित करना, उसके बाद है चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चर्चा के अवसर सृजित करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणु से जुकाम लग सकता है, तो जुकाम पौधा में नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधों में विषाणु से प्रभावित नहीं होते, तो विषाणु से प्रभावित नहीं होते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि पौधे भी विषाणु से प्रभावित होते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये भी पूछना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी एंड डी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ का होगा, तो आप लोग अगर सीटीपी बताइएगा तो सीटीपी का करवा देंगे। ऐसे एवीएस का प्ले लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें लगभग 32 वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।